संस्कृत व्याकरण के सुधी जिज्ञासु, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के प्रसंग में इसके भाग 2 के संदर्भ में। संस्कृत व्याकरण के भाग 1 के अंतर्गत उसकी बेसिक जानकारियां दी जा चुकी हैं जो बहुत आवश्यक थी, और संस्कृत व्याकरण में विशेष रूप से अनुवाद को आरंभ करने के लिए उन जानकारियों की नितांत आवश्यकता थी। उस संदर्भ में हमने अति सामान्य तथ्यों का अवलोकन किया था, और विशेष रूप से पुरुष कितने हैं, क्यों हैं, वचन कितने हैं, क्यों हैं, विभक्तियां कितनी हैं, इतनी ही क्यों हैं, और उनका योगदान क्या है, कारक कितने हैं और क्यों इतने ही हैं, विभक्तियों और कारकों में क्या अंतर है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो शब्द रूप हैं जिनकी संख्या हजार है, उन्हें कुछ ही शब्दों के माध्यम से कैसे अधीत किया जा सकता है, तथा विभिन्न प्रकार के लकारों में बंटे हुए क्रियापदों और विभिन्न लकारों में जो उनकी प्रयोजनीयता थी, उनका अर्थावगाहन था, उनका विशेष रूप से अवबोध कराया जा चुका था। आज हम उसके आगे गतिमान होंगे और संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में भाग 2 के अंतर्गत आने वाले विशेषण अनुवाद तथ्यों पर अपनी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि भाषा की रीढ़ है अनुवाद, और अनुवाद में के अंतर्गत ही संस्कृत व्याकरण के सभी तथ्य परिलक्षित होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इसलिए हम अनुवाद के संदर्भ में संस्कृत व्याकरण के भाग 2 पर आज विमर्श करेंगे। सबसे पहले अनुवाद आरंभ करने के पूर्व हम 2 बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, एक शब्द रूपगत और दूसरा क्रिया रूपगत। शब्द रूप और क्रिया रूप का जो तारतम्य होता है वह संस्कृत में निश्चित रूप से बैठाया जाता है। इन्हीं दोनों का जो सटीक सम्मिलन है वही हमें अनुवाद की ओर अग्रसारित करता है, गतिमान करता है, और हम सही दिशा में पहुंच जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी जो अनुवाद की प्रक्रिया है, जो भाषा सीखने की प्रक्रिया है, उस ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं, सही दिशा की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। शब्द रूपों के अंतर्गत सामान्य विद्यार्थियों के लिए ककहरा सीखने की स्थिति के लिए जब से भी संस्कृत भाषा की शिक्षा आरंभ होती है, उस दौरान ये बताए जाते हैं कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से 3 पुरुष और 3 वचन के सहारे से जो शब्द रूप होते हैं वे भी 3 के त्रिक से 9 प्रकार के हो जाते हैं। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। इस प्रकार से ये 3 त्रिक हैं, और 3 त्रिक से 3 त्रिक का 9 से कुल 9 शब्द बन जाते हैं। प्रथम पुरुष में 3 हैं, सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। इसी प्रकार से दूसरा त्रिक है मध्यम पुरुष का, एक वचन में बनता है त्वम, द्विवचन में बनता है युवाम और बहुवचन में बनता है यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ है तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का त्रिक है अहम, आवाम, अवम और वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब। अब ये 3 त्रिक बनकर तैयार है। त्वम, युवाम, यूयम और आवाम, वयम, ये दोनों ही त्रिक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में समान होते हैं। जब कोई लड़का कहेगा कि तुम, तो लड़के के लिए तुम कहा जाएगा, उसका संस्कृत में रूप बनेगा त्वम। जब किसी लड़की के लिए तुम कहा जाएगा तो उसके लिए भी रूप बनेगा त्वम। जब किसी
वस्तु के लिए भी नपुंसक लिंग की कोई वस्तु है और उसे उसके लिए भी कहा जाएगा तुम, तो वहां भी प्रयुक्त होगा त्वम। इसी प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के लिए ही युवा और यूयम का भी प्रयोग होगा तथा साथ ही साथ उत्तम पुरुष में विद्यमान अहम, आवाम, वयम के लिए भी तीनों लिंगों के लिए वही प्रयोग होगा। लड़का भी कहेगा तो अपने लिए कहेगा अहम गच्छामि, और लड़की भी कहेगी तो भी कहेगी अहम गच्छामि। और मान लीजिए कोई लाक्षणिक प्रयोग है, कोई नपुंसक लिंग की वस्तु भी कह रही है तो वह भी कहेगी अहम गच्छामि। तो इसलिए तीनों ही लिंगों के लिए अहम का प्रयोग, आवाम का प्रयोग और वयम का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए प्रतियोगियों सरलीकृत के संदर्भ में स्पष्ट भी करने के उद्देश्य से आगे लिख दिया गया है पुल्लिंग, धन स्त्रीलिंग, धन नपुंसकलिंग। यहां भी पुल्लिंग, धन स्त्रीलिंग, धन नपुंसकलिंग माने मध्यम पुरुष, मपु माने मध्यम पुरुष, उपु माने उत्तम पुरुष, और धन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के विभाग से जो ये दो त्रिक है त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, ये तीनों ही माने इनके तीनों और ये तीनों, ये छह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से तीन त्वम, युवाम, यूयम, तीन अहम, आवाम, वयम को मिलाकर संख्या हो जाती है 6। अभी और भी बची है। प्रथम पुरुष में यह ध्यान रखने की बात है, इन दोनों से ये जरा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पुल्लिंग के लिए ही केवल आता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग के लिए आता है सा ते ता, और नपुंसकलिंग के लिए आता है तत ते तान। इसलिए जब कोई लड़का कहेगा उसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा कि वह पढ़ता है तो वहां होगा सह पठति। लेकिन जब कोई लड़की कहेगी कि उसके लिए कहा जाएगा कि वह पढ़ती है तो हो जाएगा सा पठति। जब किसी वस्तु के लिए लाक्षणिक प्रयोग होगा कि कोई निर्जीव वस्तु है या नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाली वस्तु है, वह पढ़ रही है, तो उसके लिए होगा तत्पठति। तो इसलिए सह माने वह, सा माने वह और तत् माने वह, तीनों के लिए वह की संस्कृत यही है। लेकिन सह पुल्लिंग के लिए है, सा स्त्रीलिंग के लिए है और तत् नपुंसक लिंग के लिए है। तीनों के सामने यहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दर्शा दिया गया है। दूसरा है तौ माने वे दोनों, ये पुरुष के लिए होगा। ते माने वे दोनों स्त्री के लिए होगा, और ते माने वे दोनों नपुंसक के लिए होगा। इसी तरह से ते माने वे सब ये पुल्लिंग के लिए होगा, ता माने वे सब ये स्त्रीलिंग के लिए होगा, और ता माने वे सब ये नपुंसक के लिए होगा। बिल्कुल क्लियर कट हो गया। तो सह तौ ते, सा ते ता, तत ते तानि, ये तीनों दिखते हैं। सामान्यतया पुस्तकों में केवल सह तौ ते ही दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को नहीं दर्शाया जाता, और उससे यह आसानी हो जाती है कि जो त्रिक समझाना है कि यहां भी तीन है, यहां भी तीन है, तो यहां भी तीन है, उससे यह आसान हो जाता है। क्योंकि केवल सह तौ ते लिख देते हैं तो ये तीन समझ में आ जाते हैं, 1, 2 और 3, और फिर यहां 4, 5, 6 और फिर 7, 8, 9 इस तरह शब्द रूपों में आरंभिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 9 शब्द बन जाते हैं, 9 रूप बन जाते हैं। तो यह जरा आसान हो जाता है, किंतु आगे आवश्यकता उसकी पड़ती है। इसलिए मैंने सर्वजनहिताय, सा ते ता और तत् ते तानि को भी लिख दिया है। किंतु इन तीनों को एक ही मानकर चलें, माने सह तौ ते को चाहे ले और चाहे सा ते ता को ले, चाहे तत्ते तानि को ले, तो इस प्रकार तीन ही रूप प्रथम पुरुष में भी बनते हैं। क्योंकि ये तीनों केवल प्रथम पुरुष एक वचन के, ये तीनों प्रथम पुरुष द्विवचन के, ये तीनों प्रथम पुरुष बहुवचन के हैं। तीनों में एक का ही प्रयोग होता है, इसलिए चाहे सह का, चाहे सा का, चाहे तत् का, जैसा अवसर हो, चाहे तौ का, चाहे ते का, चाहे ते का, चाहे ते का, चाहे ताह का, चाहे तान का। तो इस तरह से प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी तीन ही रूप
स्वीकार किए जाते हैं, समझे जाते हैं। तो 3 ये हो गए, 3 मध्यम पुरुष में हो गए और 3 उत्तम पुरुष में हो गए। इस तरह से 3 त्रिका 9 शब्द रूपगत स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो इनकी संख्या है 9। ठीक यही 9 की संख्या जब हम अनुवाद का आरंभ करते हैं तो इसका मिलान हम क्रियापद से करते हैं। चर्चा भाग नंबर 1 में हुई थी विभिन्न प्रकार के धातुओं की, और उन धातुओं के संदर्भ में हमने अवलोकन किया था कि जो धातुएं हैं वे कायदे से 2 प्रकार की हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और उन हर धातुओं में 10-10 लकारों का आवंटन दिखाई पड़ता है, माने वे धातुएं 10-10 लकारों में बटी होती हैं। तो जिस प्रकार का अर्थ विन्यास करना होता है उस प्रकार के लकार का प्रयोग किया जाता है। उन 10 लकारों में आज हम भाग 2 के अंतर्गत लट लकार के प्रयोग को लेकर के चलेंगे। तो 1 लकार 9 लकारों की बात आगे करेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दायरा बढ़ता जाएगा, स्तर बढ़ता जाएगा। तो यहां हम लट लकार को ले रहे हैं और एक बड़ी सरल धातु जिसका प्रयोग अक्सर होता रहता है उसका नाम है पठ। ये पठ में ठम हलंत है और पठ धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना। और लट लकार में ले लिया, लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत अर्थ देने वाला लकार है। इसे प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। और वह पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार के सारे अनुवाद इसी लट लकार के अंतर्गत कर लिए जाएंगे। तो इसलिए ये लट लकार एक ही लकार है जो वर्तमान का अवबोधक है, चाहे रहा रही से हो और चाहे ताती से है से हो, उन सब का काम कर लेता है, इसके अंतर्गत हो जाता है। जरा मिलान करें, देखें। पठ धातु का पहला लकार है लट लकार। इसमें कितने रूप बनते हैं? प्रथम पुरुष में एक वचन में पठति, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन इधर से आया, मध्यम पुरुष इधर से आया एक वचन, तो बना पठस। मध्यम पुरुष द्विवचन में बना पठथा, मध्यम पुरुष बहुवचन में बना पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन में बना पठान, उत्तम पुरुष द्विवचन में बना पठावह, क्योंकि इधर से द्विवचन वाली लाइन है, ये एक वचन वाली लाइन है और ये बहुवचन वाली लाइन है। तो इधर से उत्तम पुरुष में एक वचन में पठाम, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामह। तो इस तरह कितने रूप हुए? प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति 3 रूप, मध्यम पुरुष में पठसि पठतः पठत 3 रूप, और उत्तम पुरुष में भी पठामि पठावह पठामा 3 रूप। इसलिए 3 त्रिका 9 रूप हो गए भाई। तो अब ये 9 बने लट लकार में। इसी प्रकार से हर लकार अन्य 9 लकारों में भी 9-9 रूप ही बनेंगे। तो अब इसलिए 9 रूप इधर हो गए और 9 ही इधर भी हैं। तो इसलिए प्रतियोगी का ये चातुर्य है कि जब इधर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देखेगा तो इसके साथ यहां भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगाएगा, क्रियापद का भी। इसी प्रकार से जब इधर प्रथम पुरुष द्विवचन का ये रूप होगा, तीनों में से कोई भी, तो यहां भी प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लगाया जाएगा। जब आगे बढ़ेगा प्रथम पुरुष बहुवचन का ये ते ता है और तान में से कोई भी होगा तो यहां क्रियापद पठन्ति का प्रयोग करेगा, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्रियापद है। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन के साथ पठस, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम के साथ पठता, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम के साथ पठथ, उत्तम पुरुष अहम के साथ पठान, उत्तम पुरुष आवाम के साथ पठावह, उत्तम पुरुष वयम के साथ पठामह। ये रूप बन जाते हैं। क्या भाई, बड़ी सरल बात है। तो इसलिए यहां जो देखा था पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का भेद, यहां कुछ नहीं है। यहां चाहे पुरुष कहेगा वो भी पठति, स्त्री कहेगी वो भी पठति, नपुंसक कहेगा वो भी पठति। तो इसलिए जो यहां प्रथम पुरुष का सहतौते सातेता और तत्ते तानी का जो एक डिफरेंस देखा भी था वो भी क्रियापद में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो शब्दों में भी, शब्द रूपों में भी कोई डिफरेंस नहीं था।
तो इसलिए क्रियापद की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां क्रियापद में भी यहां शब्द रूपों में भले सहतौते साते ता तत्ते तान ये रूप डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों के लिए, लेकिन जो क्रियापद है उसमें 3 ही रूप बनते हैं, वहां इनकी तरह कोई डिफरेंसेज नहीं है, कोई अलग अलग रूप नहीं बना करते। तो इसलिए पठति पठता पठंत यही रूप बनते हैं। अब इसी सरलता को देख लिया जाए अनुवाद के प्रसंगों में। पहला अनुवाद है अनुवाद नंबर 1, वह पढ़ता है। तो अब वह कहते हैं सह को, तो ये यहां सह लिखा हुआ है, तो इसलिए जब सह देखा और प्रथम पुरुष एक वचन का में आया है सह, तो यहां भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, तो बन जाएगा सह पठति, माने वह पढ़ता है। अब विद्यार्थी कभी कभी यही भ्रांत रहते हैं कि ये इतना रूप है न उठू, कोई भी सह के साथ लगा देंगे, इधर सह उठा इधर कहा पठसी हो गया, इधर का सह उठाया इधर लिख दिया पठंती, तो सब बेकार हो गया, 2 कौड़ी। तो इसलिए बस इसी को पहचान कि इधर भी नो इधर भी नो, हम क्रम से बैठा लें, बड़ा आसान हो जाएगा। तो सह पठती हो गया। जब इधर हो गया कि वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है का सा हो गया, सा माने वह, ये लड़की के लिए है स्त्रीलिंग, क्योंकि इधर सा ते ता की लाइन के आगे लिख दिया गया स्त्रीलिंग, तो इसलिए हो गया सा। और सा के साथ जो क्रियापद आएगा वह भी, चूंकि सा भी तो प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत है और तत् भी तो प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत है, तो इसलिए सा के साथ भी आ जाएगा पठती, तो हो जाएगा वह पढ़ती है का अनुवाद सा पठती, वह पढ़ती है। अब जरा और आगे निगाह डालें। तीसरा अनुवाद है वह है, कौन वह? वस्तु दे दिया कोष्ठक में, इसका मतलब यह नपुंसक लिंग में है, क्योंकि वस्तु शब्द नपुंसक लिंग का है, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि उसका रूप चलता है। अब मतलब उसका नपुंसक का भाव हो गया। तो अब वह नपुंसक लेके क्या आता है? नपुंसक लिंग यहां लिखा है, इसके 3 रूप है, तत्, ते और तान। तत् माने वह अर्थात एक वस्तु, और ते माने वह अर्थात 2 वस्तुएं हैं, अब तान माने 3 या उससे ज्यादा वस्तुएं हैं। तो अब यहां जब कहा जाएगा तत्, तो तत् के साथ क्या है? यहां है, तो है माने पढ़ना वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नपुंसक लिंग में जो आते हैं उनमें उनकी स्थिति पठनीयता आदि की एक्टिविटी की कम होती है, तो इसलिए यहां दे दिया अनुवाद में है। तो है अस धातु का प्रयोग होता है के अर्थ में होना, अस माने होना, और इसका रूप भी 10 लकारों में चलता है। लट लकार में इसका रूप आगे विशेष रूप से देखेंगे, यहां सामान्यतया जाने रहे कि लट लकार में अस्ति अस्तः संति, तो इसलिए अस्तः संति, ये जो लट लकार प्रथम पुरुष के 3 रूप हैं उनमें यहां पहला रूप है अस्ति, तो हो गया तत् अस्ति, माने यहां का तत् लिया और इधर प्रथम पुरुष एक वचन अस धातु का अस्ति ले लिया, तो हो गया तत् अस्ति, माने वह वस्तु है। आगे बढ़े, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का तव हो गया, ये पुरुष है, तो इसलिए वे दोनों ये लिखा हुआ है वे दोनों कोष्ठक में, तो तव, जब यहां तव प्रथम पुरुष द्विवचन का है इसलिए क्रियापद भी प्रथम पुरुष द्विवचन का लगाया, पठतः, तव पठतः। इसी तरह से आगे है वे दोनों पढ़ती है, तो वे दोनों पढ़ती है स्त्रीलिंग वाला होता है, स्त्रीलिंग में ते, तो ते हो गया और इधर से तो द्विवचन ही रहेगा, तो ते पठतः बन गया, ये ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं, माने स्त्रियां हैं, यही ध्यान रखना होता है। फिर वे दोनों वस्तुएं हैं, अब ये वे दोनों वस्तुओं के लिए आया, तो ये है ते, तत्ते तान, वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग में बनता है, ये नपुंसक लिंग आगे लिखा है, तो इसलिए ते हो गया। ते अब जो रूप है अस धातु का, जो यहां आपने देखा था ये अस लिखा हुआ है, क्योंकि ये करणी में धातुएं लिखी जाती हैं पहचान के लिए, तो इसलिए अब अस धातु का जो प्रयोग करेंगे वो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में यहां बनेगा उसका स्तः, तो इसलिए अस्ति स्तः संति होता है, तो ये स्तः लिखा हुआ है, ते स्तः, माने वे 2 वस्तुएं हैं, ये हो गया।
आगे वे सब या वे लोग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखने की बात है जी। चाहे वे कह दे तब भी बहुवचन, चाहे वे सब कह दे तब भी बहुवचन, चाहे वे लोग कह दे तब भी बहुवचन। इसलिए 2 आबलिक लगा दिए गए हैं और तीनों रूप स्पष्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि विद्यार्थी कभी कभी भ्रांत हो जाते हैं। तो वे या वे लोग की एक ही संस्कृत है। अब कहा पढ़ते हैं माने ये लड़के हैं, पढ़ते हैं पुरुष है, तो पुल्लिंग वाला ते माने ये लिखा है, ते माने वे सब, पुल्लिंग पू लिखा है, तो इसलिए लगा देंगे यहां की संस्कृत ते। अब चूंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है ते, इसलिए इधर भी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चला, बन गया पठन्ति। तो इसलिए जो पठन्ति है, जो क्रियापद है, उसको यहां पर लगा दिया और बन गया ते पठन्ति। तो ये दिख रहा है। इसी प्रकार से वे या वे सब या वे लोग पढ़ती हैं। अब ये स्त्रीलिंग में आ गया। जो ये स्त्रीलिंग में आया उसके लिए देखा ताह, ताह माने वे सब, तो इसलिए ताह के साथ बहुवचन लगाया, ताह पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। वस्तुओं के लिए वे सब या वे लोग वस्तुएं हैं, तो इसलिए वे वस्तुएं हैं, तो ताह और संति। चूंकि असधातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा संति, संति ये रूप बनता है। ये हो गया। अब उसके बाद मध्यम पुरुष पर आते हैं। क्रम से अनुवाद रखे गए हैं इसलिए कि कोई समस्या न हो समझने में। अब आगे देखिए, कहा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते होगा, हो गया तुम, और आगे चूंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में है इसलिए यहां भी मध्यम पुरुष एक वचन में हो गया त्वम पठसि। फिर आगे बढ़े, तुम दोनों पढ़ते हो। अब चाहे तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, एक ही अनुवाद है, त्वम पठसि। इसी तरह से तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो, इसके लिए देखिए अनुवाद है यूयम पठत। तो युवाम ये यहां था तुम दोनों के लिए, तो युवाम इधर मध्यम पुरुष द्विवचन का, इधर भी पठतः मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो मिला लिया युवाम पठतः। और जब तुम सब या तुम सब पढ़ती हो, तुम सब पढ़ते होगा, यूयम माने तुम सब होता है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक है, तो यूयम, और यहाँ पठत ये मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है, ये भी मध्यम पुरुष इधर से बहुवचन है, यूयम पठत। अब तमाम मूर्ख प्रतियोगी या अध्यापक कभी कभी युवाम को युवाम बड़ाव लगा देते हैं। ये मूर्ख नहीं समझ पाते कि जैसे आवाज का ध्वनि का उच्चारण होता है, जैसे स्वर हम उच्चरित करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी या बड़ी, उसी तरह से हमको लिखना भी चाहिए। जब हम कहते युवाम है तो लिखते युवाम क्यों है? जब हम कहते यूयम है तो लिखते क्यों युयम है? तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में तो हर एक ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार में बड़ा अंतर है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ युयम के बजाय यूयम और यहाँ युआम के बजाय युआम ये है। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे। आगे है मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, दोनों ही कहेंगे अपने लिए अहम पठान। तो यह अहम यहां प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है अहम, यहां भी उत्तम पुरुष और एक वचन का क्रियापद है पठान। तो दोनों ही अपने लिए कहेंगे अहम पठान। नपुंसक भी कभी कहेगा तो कहेगा अहम पठान। इसी प्रकार से हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती हैं, तो हो जाएगा आवाम पठावहा। ये बिंदी तक का महत्व है। देखिए दोनों में नो पर बिंदी है, हैं पर है, पढ़ती हैं। अब यहां ये नहीं पढ़ती हैं, तो इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कहां कौन सी जरा सी भी गलती न होने पावे। तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे तो चूक नहीं होगी। हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं, दोनों ही लिंगों के लिए। तो इसलिए आवाम पठावा, यहां आवाम है माने हम दोनों के अर्थ में। उत्तम पुरुष द्विवचन, तो यहां क्रियापद उत्तम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा आवाम पठावा।
उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम माने हम सब, तो यहां भी हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन पठामह, तो बन गया वयम पठामह। ये एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि सब और लोग में कोई अंतर नहीं है। चाहे तुम सब कहे, चाहे तुम लोग कहे, चाहे वे सब कहे, चाहे वे लोग कहे, चाहे हम सब कहे, चाहे हम लोग कहे, तो इसलिए इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए उसके लिए एक ही अनुवाद होता है। अब और आगे देखिए, थोड़ा सा जहां कहीं फंसाव आ जाता है, तो फंसाव के भला कौन से स्थान है। मैं तुम पढ़ते हो, 15 अनुवाद हो गए, 16वें नंबर की ओर हम आगे बढ़े, तो मैं तुम पढ़ते हो, या मैं भी हो गया और तुम भी हो गया। लीजिए साहब, कितने आदमी हुए? अरे मैं और तुम दो ही तो आदमी हुए। तो जब आदमियों की संख्या 2 हुई, तो पहले तो यह क्लियर हो गया कि जब 2 तो माने द्विवचन, जब 1 है तो एक वचन, जब 2 है तो द्विवचन, और जब 3 या उससे ज्यादा है तो बहुवचन। यही ना वचन है। वचन माने संख्या, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा में वचन शब्द आया है। तो इसलिए मैं तुम पढ़ते हो, यहां मैं एक हो गया, तुम दूसरा हो गया। अब यहां यह समझना जरूरी है कि ठीक है संख्या तो 2 हो गई, लेकिन इसमें रूप क्या लगेगा? मैं और तुम में मैं तो जो अहम है ये उत्तम पुरुष का है, और जो त्वम है ये मध्यम पुरुष का है। तो ऐसी स्थिति में हम जो क्रियापद लगाएंगे वह किस पुरुष का लगाएंगे? ये मध्यम पुरुष वाला लगा देंगे पठसी, पठता पठत वाला, कि उत्तम पुरुष का लगा देंगे पठामि पठावह पठामह वाला? यही इतनी बात यहां समझने की रहती है। तो ये ध्यान में रखें कि ऐसी स्थितियों में क्रमानुसार जो बाद में है वही बलवान होता है। माने प्रथम पुरुष से बलवान मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष से भी बलवान उत्तम पुरुष। तो इसलिए जो पुरुष माने तीनों में देखा जाएगा कि जो 2 का प्रयोग यहां मैं और तुम का हुआ है, तो तुम यहां मैं की अपेक्षा कमजोर है, क्योंकि मैं बाद में आया है, अहम आवाम वयम उसके बाद आया है, इसलिए उत्तरोत्तर उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष की अपेक्षा बलवान है। इसलिए क्रियापद इसका लग जाएगा। और कौन सा वचन लगेगा? क्योंकि संख्या 2 है इसलिए द्विवचन लग जाएगा। तो अनुवाद बन जाएगा अहम त्वम च पठावः। अब यह अलग बात है कि हिंदी में चाहे तुम और मैं पढ़ता हूं ये कह दिया जाए, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं होता। इसलिए अहम त्वम च पठावः या अहम के आधार पर द्विवचन लग जाएगा, क्योंकि अहम आवाम वयम सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बाद में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसके अनुसार हो जाएगा। इसी तरह से वह और तुम पढ़ते हो, अब वह माने सहतौते प्रथम पुरुष है, और यहां तुम माने तुम युवा मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष की अपेक्षा प्रथम पुरुष की अपेक्षा मध्यम पुरुष ज्यादा बलवान है, तो मध्यम पुरुष वाली क्रिया यहां लग जाएगी। तो यहां तुम के हिसाब से लग जाएगा वह है, और तुम यहां भी संख्या 2 है, तो इसलिए मध्यम पुरुष का द्विवचन लग जाएगा। तो हो जाएगा सह त्वम च पठथः, पठसी पठथः पठथ, ये रूप बनता है। तो यहां पठथः बन जाएगा सह त्वम च पठथः। एक आध बार पूछा गया है इस तरह का प्रसंग, इसलिए बताए देता हूं कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में दिखता तो आसान है, परंतु फंसाता है तो व्यक्ति गिर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे है वे दोनों और तुम दोनों पढ़ते हो। वे दोनों में 2 है और तुम दोनों में भी 2 है, तो कितनी हो संख्या हो गई 4। भाई 2 वे दोनों 2 तुम दोनों, तो 4 लोग हो गए। 4 माने बहुवचन। भाई 3 या उससे अधिक का अर्थ है कि बहुवचन, तो कर दीजिए। वे दोनों की संस्कृत बनती है, पढ़ते कह रहा है इसका मतलब पुरुष है, तो वे दोनों की संस्कृत है सह के बाद तव, तव माने वे दोनों, और तुम दोनों का है युवाम, तो तव युवाम च आगे पठत है,
क्योंकि क्रियापद तो बहुवचन का लगेगा और मध्यम पुरुष बलवान है प्रथम के सापेक्ष, इसलिए मध्यम पुरुष वाला जो क्रियापद होगा पठथ बहुवचन में लग जाएगा, संख्या 4 हो गई। आगे है तुम सब और हम सब पढ़ते हैं। तुम सब का मतलब है कि बहुवचन यूयम और हम सब का अर्थ है बहुवचन वयम। तो यूयम वयम च, अब यहां हम आवम वयम चूंकि बरीय है उत्तम पुरुष, इसलिए क्रियापद उसके हिसाब से लग जाएगा। यहां संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए बहुवचन लगेगा पठामह। तो यूयम वयम च पठामह। इसी तरह से आगे बढ़े, हम दोनों और वे दोनों पढ़ते हैं। तो यहां हम दोनों की संस्कृत है आवाम और आगे है तौ। तो हम दोनों और वे दोनों का मतलब तौ। तो इसलिए संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4 हो गए, तो बहुवचन लगेगा। कौन सा क्रियापद? उत्तम पुरुष वाला सुपरलेटिव है भाई, प्रथम पुरुष से तो काफी बड़ा है, बल्कि मध्यम पुरुष से भी बड़ा है। तो इसलिए आवाम तौ च पठामह, यह उत्तम पुरुष वाला क्रियापद लग जाएगा। तो इस तरह से चाहे जितनी संख्या के आधार पर और चाहे जितना पुरुषों के हेर फेर आगे पीछे करके भी अनुवाद यदि पूछा जाता है तो आपको किसी तरह का संकट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। आगे कुछ है, जैसे हम पढ़ते हैं। तो अब यह हम पढ़ते हैं में तमाम गलतियां अच्छे प्रतियोगी कर जाते हैं। हम का मतलब मैं नहीं है जी, हम का मतलब बहुवचन है। तो इसलिए चाहे वो हम कहे, चाहे हम सब कहे और चाहे हम लोग कहे, वहां बहुवचन लगेगा। तो इसलिए हम माने वयम पठामह, बहुवचन जब यहां वयम लगा तो उधर बहुवचन में पठामह लगेगा ही लगेगा। अच्छा, उसका कारण भी ये है कि व्यक्ति अक्सर अपने लिए बहुवचन का प्रयोग कर भी लेता है। तो आदरार्थ बहुवचन प्रयुंक्ते संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा में आदर के अर्थ में बहुवचन की पद्धति है, इसलिए बहुवचन में लगा देते। में हम आ रहे थे तो हम माने मैं आ रहा था, ये कहने के बजाय हम आ रहे थे हिंदी में भी कह लिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सम्मान के अर्थ में बहुवचन लग गया और व्यक्ति स्वाभिमानी है, सम्मानित है, तो वह अपने को समझता है कि मैं सम्मानित हूं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर लेता है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं माने हम सब पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं या सम्मान में बहुवचन लगा हुआ है, इसलिए हम का जो संस्कृत में रूप होगा वह वयम ही होगा, हम नहीं ठहरेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वयम पठामह। इसी प्रकार से तुम सबके बजाय कह दिया जाए तुम लोग पढ़ते हो, तो ये मत घबरा जाइएगा कि लोग की संस्कृत हमें अलग से लगानी है। तो इसलिए लोग का जनह जनौ जनाह जो रूप है उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यूयम पठथ मैंने ये संस्कृत बन जाती है। तो इसलिए वयम पठामह, हम पढ़ते हैं और तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथ ये बन जाता है, चाहे तुम लोग कहो चाहे तुम सब कहो, दोनों के लिए ही इस तरह की संस्कृत का प्रचलन है। अब ये चर्चा मैंने की, माने लट लकार को लिया और एक धातु को लिया, पठ धातु जो बहुत प्रचलित धातु है, और लट लकार वर्तमान काल का बोधक लकार है, उसको लेकर के आज हमने 22 अनुवाद किए और विभिन्न रूपों में हमने उसका अवलोकन किया। मैं समझता हूं कि कमजोर प्रतियोगी भी इसको समझ चुका होगा, न तो बार बार उसके अभ्यास के बाद धीरे धीरे वह समझ सकेगा। जैसे ये एक लकार का प्रसंग है लट लकार का, उसी तरह से जो अन्य 9 लकार हैं उनका भी प्रसंग दिखाई पड़ता है, उसी रूप में हम उनका भी अवलोकन कर लेते हैं। तो इसलिए लट लकार के बजाय जो लोट विधिलिंग आदि लकार हैं, 3 भूतकाल के 3 भविष्यकाल के, एक आज्ञा के अर्थ वाला लोट, एक विधिलिंग वाला और एक आशीर लिंग वाला, इस तरह से लट के अलावा 9 लकार है। तो इन सभी 10 लकारों की यही प्रक्रिया होती है और जिस तरह का अनुवाद रहता है उसी तरह से उसे बैठा लिया जाता है। इस तरह आज हमने भाग 2 के अंतर्गत सरल संस्कृत व्याकरण अनुवाद के प्रसंग को लिया है और
प्रयास किया है कि सरल तरीके से इसको समझाया जा सके। अब आगे के बिंदुओं में कारक प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए विभक्तियों के विभिन्न शब्दों का जो प्रयोग है वह किस तरह से शब्दों के साथ विन्यस्त होता है, इसकी चर्चा हम सरल संस्कृत व्याकरण के भाग 3 के अंतर्गत करेंगे। तो आज यहीं पर समापन करते हैं।